Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Satya, Ansh, Afshana, Rahul, Manish, Bhim, Chandresh, Pradeep, Jitendra, Vikram, Manish, Parul, Deepak, Pawan, Dajneesh, Neha, Shikha, Varsha, Shri Krishna Mansi, Kaptan, Ali, Arshad, Sachin, Rani, Jatin, मोहम्मद प्रदीप अरशद विकास सुखदेव पवन अभिषेक अजीत अरुण भरत गगन सुतांशु शतांशु शांतनु दीपक मानस जितेंद्र A very good afternoon all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon all of you. हाँ जी. Okay. अजम्पशंस वाले चैप्टर में 40th क्वेश्चन में 14वें क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है. चलो एक बार मैं देख लेता हूँ वो 14th क्वेश्चन था क्या. फिलहाल जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट. स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. देखो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि कल मैंने आप लोगों को आके बोला था, ये कमिटमेंट किया था आप लोगों के साथ कि विद इन अ वीक आपकी वीडियोस एज इट इज वापस आ जाएंगी. लेकिन आप लोगों के लिए आज खुशखबरी है कि विद इन अ वीक नहीं, विद इन 1 और 2 डेज, सिर्फ 1 और 2 दिन. हाँ जी, सिर्फ 1 और 2 दिन में आपकी सारी वीडियोस एज इट इज आपको मिल जाएंगी. हो सकता है कल सुबह तक ही मिल जाए, हो सकता है आज रात तक ही मिल जाए, तो ये भी हो सकता है. ठीक है, तो कल तो मैंने विद इन अ वीक बोला था, बट आपको जल्दी प्रोसेस होगा. चलिए साहब, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. ठीक है मेरे भाई, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. बेसिकली ये चैप्टर है क्या? देखो इस चैप्टर में होगा क्या कि हम लोगों से ना एक सजेशन पूछा जाएगा, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, है ना? नहीं बेटा सत्या, इस वीकेंड नहीं, नेक्स्ट वीकेंड जाएगा. अभी तो काफी चैप्टर्स बाकी हैं. ये वीक नहीं बेटा, अगले वीकेंड भी आप, अगले वीक भी आप पढ़ोगे. हाँ जी, हाँ, अभी तो टेंशन ना लो, अभी तो हम हैं. स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क. ठीक है, इस चैप्टर में एग्जैक्टली होता क्या है? इस चैप्टर में पता है होता क्या है? एक एडवाइस हमसे ली जाएगी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, शुड वी डू लाइक दिस, शुड वी डू लाइक दिस, क्या हमें ऐसा करना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, हम आपसे एक एडवाइस ले, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ, या फिर आप कहोगे ना. भाई दो ही चीजें बोलोगे, या तो आप कहोगे हाँ ऐसा करो, या फिर आप कहोगे ना ऐसा मत करो. लेकिन हमें आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं है. आपको अगर आपने यस बोला है तो उसके पीछे एक रीजन आपको देना पड़ेगा. अगर आपने नो बोला तो उसको पीछे भी आपको एक रीजन देना पड़ेगा. और ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है नो और यस की, ये जो आपने यस और नो का रीजन दिया है, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंट, इसी को हम बोलते हैं तर्क. अब हमें यह चेक करना होगा कि जो आपका रीजन है, आपका आर्गुमेंट है, आपका तर्क है, वो सही है या गलत. सही बेटा, यहाँ पे सही जो वर्ड होता है ना, वो यूज होता है आपका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग है कि नहीं, यानी कि आपका तर्क ठोस है कि नहीं. यहाँ पर सही वर्ड यूज होता है स्ट्रांग के लिए. स्ट्रांग यानी कि आपका आर्गुमेंट ठोस है कि नहीं. ठीक है, या फिर आपका आर्गुमेंट वीक है या कमजोर. तो
तो हमें ये चेक करना है कि आपने जो रीजंस दिए हैं वो स्ट्रॉन्ग रीजन है या वीक रीजन है, वो ठोस आर्गुमेंट है या वो ठोस तर्क है या कमजोर तर्क है। तो इस चैप्टर में बस हमें यही पहचानना है कि जो भी रीजन होता है उसको जस्टिफाई कैसे किया जाता है, कि वो रीजन स्ट्रॉन्ग है या वो रीजन वीक है, उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल हमारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी जैसी सोच है हम उसी के हिसाब से रीजन को स्ट्रॉन्ग और वीक मानते हैं। बट बेटा हमें अपनी सोच यहाँ पे थोड़ी सी बदलनी होगी। कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी काफी मदद कर सकता हूँ आर्गुमेंट्स को पहचानने में कि कौन से आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से आर्गुमेंट्स वीक होते हैं, जो आपकी बेटा डेली लाइफ में भी आपकी काफी हेल्प करेंगे। जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे ना, तो आपको पता होगा कि हम जो बातें बोल रहे हैं डेट डेट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, डेट आर स्ट्रॉन्ग और वीक, वो भी आप पहचान लोगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपको पता चल जाएगी कि कैसे किसी भी सेंटेंस की तुलना होती है, कि वो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, वो ठोस होता है या कमजोर होता है, हमें डेली लाइफ में क्या क्या बातें कहनी चाहिए, क्या क्या बातें नहीं कहनी चाहिए। आज आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। चलिए साहब, तो अगर हम बात करें बेटा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स की, तो बेसिकली आर्गुमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा कथन दो प्रकार के होते हैं, आर्गुमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। लिख लो मेरे साथ साथ, लिखो, आर्गुमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो तर्क होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ठोस तर्क। सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट, कमजोर तर्क। सेकंड वन इज वीक आर्गुमेंट, कमजोर तर्क। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं ठोस, इसको हिंदी में कहते हैं कमजोर। कमजोर, ठीक है मेरे भाई। तो हमें ये पहचानना है कि हमारा आर्गुमेंट ठोस है या कमजोर है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो देखो मैं आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिस पॉइंट्स को अगर हम अपने माइंड में रखें तो उन पॉइंट्स के जरिए हम इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और वीक है। देखो पहला, मैं आपको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक्स बताता हूं। देखो, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि फैक्ट अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट्स है ना, सार्वभौमिक सत्य है ना, वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठोस होते हैं हमेशा। जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो रीजंस हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं बेटा जो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होते, हमारी सिचुएशन पे काम नहीं करते, बट इट डजंट मीन कि वो वीक आर्गुमेंट होंगे ना, वो होंगे स्ट्रॉन्ग ही, वो होंगे स्ट्रॉन्ग ही। कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं, है ना, जो हमारी सिचुएशन पे काम नहीं करते। कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जो हमारे ऊपर काम नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हैं, वो होंगे ठोसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे कंप्यूटर दिला दो। पापा ने पूछा बेटा क्यों दिला दें, अभी तो तुम 3 साल के हो, तुम्हें कंप्यूटर की क्या जरूरत है। तो उस बच्चे ने बोला कि पापा कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है। अब आप ये बताओ, जो उस बच्चे ने रीजन दिया है ना, जो रीजन दिया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, ये एक ठोस तर्क है या कमजोर। अगर हम प्रैक्टिकली सिचुएशन को फील करें तो बेटा उसके पापा उसको बच्चे को कंप्यूटर नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल नहीं दिलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस बच्चे ने रीजन दिया वो कमजोर होगा ना, जो बच्चे ने रीजन दिया है वो ठोस ही है। कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, हाँ जी, भले ही उसके पापा उसको कंप्यूटर ना दिलाएं वो बात अलग है, बट जो बच्चे ने रीजन दिया है दैट इज स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो उससे हम नकारा नहीं कर सकते। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर बात को बेटा आप अपने ऊपर मत सोचना रखकर, क्योंकि कुछ ऐसे बातें हैं कि अगर आप अपने ऊपर रख के सोचोगे तो शायद वो गलत साबित हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हमें ना एज ए होल सोसाइटी सोचना है, हमें पूरी सोसाइटी के ऊपर रख के बातों को फॉलो करनी है, ना कि सिर्फ अपने ऊपर रख के। हमें सिर्फ अपना नहीं सबका सोचना है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए साहब, तो पहला होता है यूनिवर्सल ट्रुथ।
सेकंड, द आर्गुमेंट विच इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। देखो जो भी आर्गुमेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा गया वो हमेशा स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस या एनालाइज्ड मतलब कि एनालाइज मतलब जैसे कोई भी एनालाइजेशन के बाद या एक्सपीरियंस के बाद अगर कुछ आर्गुमेंट कहे जाते हैं वो हमेशा स्ट्रांग आर्गुमेंट होते हैं, हमेशा स्ट्रांग, जहां पर आपको क्या शो हो, जहां पर आपको एक्सपीरियंस शो हो। ठीक है मेरे भाई। आशीष क्या दिक्कत हो गई? वीडियो क्वालिटी तुमने तो मैसेज की रट लगा दी। ठहर जा बेटा, रुक जा थोड़ा सा। द द द डिसीजन टेकन बाय एनी गवर्नमेंट द डिसीजन टेकन बाय एनी गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन द डिसीजन टेकन बाय एनी गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन सुप्रीम कोर्ट और एनी हायर अथॉरिटी आज ऑलवेज वेलकम्ड। मतलब कोई भी डिसीजन अगर किसी गवर्नमेंट ने लिया, यूनाइटेड नेशन ने लिया या सुप्रीम कोर्ट ने लिया, अगर कोई डिसीजन बेटा कोई गवर्नमेंट सरकार लेती है ना, कोई डिसीजन कोई सरकार लेती है, कोई यूनाइटेड नेशन, सुप्रीम कोर्ट और कोई हायर अथॉरिटी, और अगर कोई हायर अथॉरिटी बेटा कोई अगर डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन हमेशा स्ट्रांग होते हैं, वो रीजन हमेशा स्ट्रांग होते हैं, वो कभी वीक नहीं हो सकते। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, कहीं पर अगर ये वर्ड यूज हो जाए दिस इज वन वे, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, एक तरीका, तो बेटा ये जो आर्गुमेंट होगा ना जहां पे वन वे वर्ड का यूज होगा ये भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है मेरे भाई। गवर्नमेंट बेटा गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही आएंगे, हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने के, कि कोई अगर फैक्ट है, एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट ने लिया डिसीजन, या दिस इज वन वे वर्ड का अगर यूज हुआ पूरे सेंटेंस में तो वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के अंदर जाते हैं। अब बात करते हैं वीक आर्गुमेंट्स को पहचानने की ट्रिक्स। वीक आर्गुमेंट्स को कैसे पहचानेंगे? देखो एम्बिगियस एम्बिगियस आर्गुमेंट, एम्बिगियस बेटा जिसका मीनिंग हमें समझ नहीं आता, जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसको सुनकर या पढ़कर हमें लगे अच्छा ऐसा भी होता है, तो वो सारे वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, जिसके मीनिंग हमें समझ नहीं आते हैं, क्लियर नहीं होते, नॉट क्लियर इन द मीनिंग, नॉट क्लियर इन द सेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। वन वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली, वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई। भाई एक ना एक दिन तो सबको को मरना है, तो क्यों ना खुलकर खाओ पियो। अब देखो बात तो सच है यार, एक ना एक दिन तो मरना है, तो खाने पीने में रोक टोक कैसे? अब यही बात सुनकर तुम पहुंच गए एक डायबिटिक पेशेंट के पास और उसको तुमने 1 किलो गुलाब जामुन खिला दिए, तो बेटा वो मरना कब था, तुमने तो उसको आज ही पहुंचा दिया ऊपर, है ना। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, खुलकर खाओ पियो एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, तो ऐसी जो बातें होती हैं जो हमें थोड़ा सा शॉक्ड करती हैं, सरप्राइज्ड करती हैं, ये सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाती हैं, सब वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में। कंपैरिजन, अगर बेटा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, अगर हम कभी भी तुलना करते हैं, चाहे हम दो देशों की तुलना करें, दो शहरों की तुलना करें, दो व्यक्तियों की तुलना करें, दो कंपनीज की तुलना करें, जहां भी तुलना होगी वो आर्गुमेंट हमेशा वीक होंगे, हमेशा वीक। आपके पापा मम्मी हमेशा बोलते हैं ना, देखो उसके लड़के ने तो ये कर लिया, उसकी लड़की ने तो वो कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? बेटा अपने पापा मम्मी को बोल देना कि पापा मम्मी हमसे वीक बातें मत करो, हमें पता है ये जो बातें सारी वीक हैं, हमारी तुलना किसी से मत करो, हमसे स्ट्रांग बातें करो। तो बेटा ऐसा बोल मत देना अपने पापा मम्मी को, फिर एक मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आएगी ना जो उस वीक आर्गुमेंट को स्ट्रांग आर्गुमेंट में बदल देगी।
तो गलती से भी कोशिश मत करना, हाँ शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया वो कर लिया, ये सब वीक बातें होती है। हम रियल लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो कंपैरिजन जहां पर यूज होगा, तुलना जहां पर होगी, वो वीक आर्गुमेंट ही होगा, वो वीक रीजन ही होगा, ठीक है मेरे भाई, तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, कहीं पर अगर पूरे सेंटेंस में कहीं ओनली वर्ड का यूज हुआ, केवल, देखो ओनली वर्ड का यूज हुआ, दिस इज द ओनली वे, ओनली वे, बेटा वो हमेशा वीक आर्गुमेंट होगा। समझना बेटा, वन वे और ओनली वे में डिफरेंस है। ओनली तो वीक होता है, वन वे स्ट्रांग होता है। यह एक तरीका है, ये तो ठोस हो गया, लेकिन यही केवल एकमात्र तरीका है, ये वीक हो गया, कमजोर, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स बेटा बहुत यूज होते हैं, ओनली और वन वे स्ट्रांग, और ओनली वर्ड अगर आ गया पूरे सेंटेंस में तो वो वीक आर्गुमेंट होगा, ठीक है। एडवाइस, बेटा कोई मुफ्त की सलाह दे आपको, कोई अगर मुफ्त की सलाह दे तो वो हमेशा वीक होती है, कमजोर होती है, मुफ्त की सलाह नहीं लेनी चाहिए, है ना। मुफ्त की सलाह बेकार होती है, वो हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाती है ना। मुफ्त की सलाह हमेशा वीक आर्गुमेंट ही होती है। एम्बिगियस, कंपैरिजन, ओनली, एडवाइस, सुपरस्टिशियस, यानी कि अंधविश्वासी नहीं बन सकते हम, अंधविश्वासी नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये है, हम इवन टिपिकल इंडियन भी नहीं बन सकते। चाइना प्रोडक्ट शुड बी बैन, चाइना के प्रोडक्ट बैन कर दो सारे। अब देखो बात तो सही है, कर दो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये बात गलत है, तो वहां पर हमें ये वीक आर्गुमेंट ही शो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं जाएगा। चाइना प्रोडक्ट शुड बी बैन, चाइना के प्रोडक्ट बैन कर देने चाहिए, ये वीक की कैटेगरी में जाएगा। हले भले ही प्रैक्टिकली बेटा हमें टिपिकल इंडियन ही बनना है, लेकिन मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, ये वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है मेरे भाई। अंधविश्वासी, अंधविश्वासी और टिपिकल इंडियन, है ना, कट्टरवादी, कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन को लेकर, चाहे किसी भी चीज को लेकर, कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, तो वो वीक आर्गुमेंट की ही कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अरे वाह यादव जी, तुम्हें पता चल गई, हाँ जी। एम्बिगस का हिंदी मतलब होता है, मतलब का हिंदी मतलब मैं क्या बताऊं, वो वाक्य जिसका अर्थ पूरा ना हो, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट बोल सकते हो, अस्पष्ट वाक्य। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये कुछ मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट समझाए। अब इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का काम, अब इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। प्रैक्टिकली द्विअर्थी, द्विअर्थी बोल सकते हो, जिसके डबल डबल मीनिंग निकलते हैं, तुम्हारी तरफ से कुछ और मीनिंग निकलेगा, मेरी तरफ से कुछ और मीनिंग निकलेगा, द्विअर्थी। चलिए, हाँ हाँ, मतलब तुम्हारी तरफ से कुछ और मीनिंग, मेरी तरफ से कुछ और मीनिंग। तो बेटा ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अब आप सोच रहे होगे सर इन पॉइंट्स का तो आपने बता दिया हमें, लेकिन इस पॉइंट्स को हम एग्जाम में कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हमारे इन पॉइंट्स की हेल्प से कैसे सॉल्व होगा, इतनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर था बेटा जिसके क्वेश्चन हमसे कभी सही नहीं हो सकते थे, बट अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने जो कुछ आपको बताया, कम से कम वो आपकी थोड़ी सी मदद करेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड। भैया प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है कि लड़का है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उस टेस्ट पे रोक लगा देनी चाहिए। अब तो बेटा तुम्हारे हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इसके पीछे रीजन देखना है। रीजन क्या है,
हाँ का रीजन क्या है? दिस लीड्स टू indiscriminate female foeticide and eventually will lead to social imbalance। ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। तो बेटा ये बात एकदम फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो इन्होंने हाँ के पीछे कारण दिया है वो एकदम फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बेटा पहला रीजन तो ठोस है। अच्छा दूसरा देखो, पीपल हैव ए राइट टू बॉर्न, पीपल हैव ए राइट टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड। लोगों को उनके अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। अब देखो, अगर आप पर्सनली सोचोगे तो जाहिर सी बात है, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पूरा अधिकार है अपने बच्चे पर कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की है। लेकिन ये बात आपने अपने ऊपर रख के सोची, ना कि सोसाइटी के ऊपर। समझ रहे हो? तो जो दूसरा रीजन है बेटा वो वीक रीजन है, क्योंकि वो पर्सनल थिंकिंग को शो करता है, ना कि एज ए कंबाइंड थिंकिंग को। ठीक है, सोसाइटी की थिंकिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पर्सनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला तर्क ठोस है। क्या आंसर होगा? ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला तर्क ठोस है। ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला तर्क ठोस है। बेटा आप लोग आंसर्स लिखते जाओ, नोटबुक निकालो, नोटबुक पे आंसर्स लिखते जाना, तभी तो पता चलेगा कितने ठीक हुए आपके आंसर। लिखो ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला तर्क ठोस है। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो पूजा, जो आप मेक इन इंडिया प्लान की बात कर रही हो, वो किसने इनिशिएट किया है? वो पीएम ने इनिशिएट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने। और जो काम गवर्नमेंट करेगी, जो प्राइम मिनिस्टर करेंगे, वो हमें हमेशा एज ए स्ट्रॉन्ग ही कंसीडर करने हैं। हम अपनी पर्सनल थिंकिंग नहीं सोच सकते, लेकिन अगर वो बेटा वो अगर वॉर भी करेंगे, वो युद्ध भी करेंगे, तो भी वो स्ट्रॉन्ग है, वो सही है। समझ रहे हो? हाँ जी। हम युद्ध करेंगे तो गलत है, वो करेंगे तो स्ट्रॉन्ग, सही। तो उनका जो डिसीजन, वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही आएगा। समझे? क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाते हैं, ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। चलो लिखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या नोट करोगे? जल्दी जल्दी लिखो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बात पता है क्या है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को हमें फेवर करना चाहिए। ये जो एग्जाम्स होते हैं, ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। और अगर आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो और जिस जॉब का पेपर देने जा रहे हो, सरकारी जॉब का, तो आप सरकार के ही खिलाफ कैसे बोल सकते हो, ये बताओ। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके ही गवर्नमेंट जॉब कैसे लोगे? इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया कि कम से कम गवर्नमेंट का तो साथ दो, उसकी जॉब पाने जा रहे हो आप। है, मान लो मेरे घर कोई काम करने आया, तो वो मेरे ही फेवर में नहीं है, तो मैं उसको अपने घर काम करने क्यों दूंगा? एक बात बताओ, नहीं दूंगा ना। तो पहले मैं उसका टेस्ट लूंगा कि वो मेरे फेवर में है कि नहीं, तभी तो मैं उसको काम दूंगा अपने यहाँ। बस सिंपल सी ये बात है। बाकी प्रैक्टिकली तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कितनी भी थिंकिंग हो, है ना, वो बात अलग है कि हम सरकार को कितनी भी गाली दें, वो हम। हम्म, चलिए भाई लिख लिया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक ही बच्चे के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? शुड द पेरेंट्स इन इंडिया इन फ्यूचर बी फोर्स टू ऑप्ट
फॉर ओनली वन चाइल्ड एज अगेंस्ट टू और मेनी मोर है। जैसे आज के जमाने में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या भारत में कंपल्सन होना चाहिए कि भाई साहब 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते। आप कहोगे हाँ हाँ, आप कहोगे ना ना, तो बेटा आपकी फीलिंग्स को अपने पास रखो, ठीक है? आपकी हाँ और ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो रीजन चेक करना है, रीजन क्या है। तो ये कह रहे हैं हाँ, हाँ का रीजन सुनो, दिस इज द ओनली, एक भाई साहब ने कहा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। मेरे भाई यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज हुआ है, और मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर ओनली वर्ड का यूज होता है आपके सेंटेंस में कहीं भी, तो वो आर्गुमेंट क्या होगा? वो आर्गुमेंट वीक होगा। और यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हुआ है तो बेटा हमें सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये वीक स्टेटमेंट है। दूसरा, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री, यहां पे तुलना की गई है, कंपैरिजन हुआ है, तो बेटा ये भी वीक है। समझ आया? ये ओनली वर्ड, ये तुलना, कंपैरिजन, ओनली कंपैरिजन, बोथ आर वीक्स, बोथ आर वीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, नन स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग, ना तो पहला तर्क ठोस है और ना ही दूसरा, ना तो पहला तर्क ठोस है और ना ही दूसरा, ना तो पहला तर्क ठोस है ना ही दूसरा, क्योंकि ओनली और कंपैरिजन दोनों ही वीक होते हैं। एज इट इज मैंने आपको समझाया था, उसके बाद भी गलती हो गई आपसे, कैसे, हाउ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करो सोल्व फटाफट से। अरे कर देंगे भैया, क्वालिटी क्यों घबरा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी क्वालिटी से भी ज्यादा इश्यू है कि आपकी वीडियोस आपको दी जाए पहले, है ना? हाँ जी, चलिए फटाफट से लिख लिया आंसर इस क्वेश्चन का। देखो, क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाना चाहिए? पूर्णतः प्रतिबंध, यस, लगा दो पूर्णतः प्रतिबंध। क्यों? द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ वी कंटिन्यू माइनिंग एट द प्रेजेंट रेट। अगर हम इसी तरीके से कोयला माइनिंग करते रहे तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो कोल माइनिंग पर कंप्लीटली बैन लगा दो। मेरे दोस्त, अगर हम कंप्लीटली बैन लगा देंगे तो हमारे लिए कोयला आज ही खत्म हो जाएगा, पहली बात। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, बोलो हाँ कि ना? तो क्या कंप्लीटली बैन लगा दे, पानी पीना बंद कर दें कल से? नहीं कर सकते ना। पानी का मिसयूज खत्म करो, पानी का मिसयूज कम करो, ठीक है? वैसे ही कोयला खनन का जो रेट है ना, कोल माइनिंग का रेट, उसको कम करो। उसको कंप्लीटली बैन कैसे लगा दोगे आप? और अगर हम कोल माइनिंग के बारे में कुछ, कोयले के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं कि हम पे कितना भंडार है, तो बेटा इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल, प्राकृतिक, क्या है, नेचुरल रिसोर्स है ये। अगर इसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं तो वो जस्ट अ प्रिडिक्शन, एक अजम्पशन है, और सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे कंप्लीटली बैन कैसे कर दें? और कंप्लीटली बैन अगर आपने कर दिया तो ये हमारे लिए आज ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो जी? इसीलिए पहला जो रीजन है वो ठीक नहीं है, वीक रीजन है। दूसरा, नो, नो, नो का रीजन सुनो, वी डोंट हैव ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी का कोई और एनर्जी रिसोर्स नहीं है। हमारे पास इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी का कोई और एनर्जी रिसोर्स ही नहीं है, तो हम क्या करें? हमें तो एनर्जी रिसोर्स चाहिए ना भाई।
तो हमारे पास कोई और नहीं है, इसलिए इसको कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते हम। ये रीजन बेटा फैक्ट है तो स्ट्रांग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड स्ट्रांग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ओनली सेकंड स्ट्रांग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ओनली सेकंड स्ट्रांग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। केवल दूसरा तर्क ठोस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लिखो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अगर आप मुझसे कहोगे कि सर कोई फॉर्मूला बता दो हमें, तो इट्स इम्पॉसिबल। इन क्वेश्चंस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। और मैंने थिंकिंग को चेंज करने का थोड़ी सी बातें आपको बताई थी शुरुआत में। अब आपको फॉर्मूला तो है ही नहीं। हो सकता है कि मेरी भी थिंकिंग कभी कभी एग्जामिनर से मैच ना हो, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां मेरी भी थिंकिंग मैच नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं भी 100% इन क्वेश्चन के परफेक्ट आंसर दे दूं। इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोई एकदम परफेक्ट नहीं हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बेटा आप लोग कैसे परफेक्ट हो सकते हो, तो आपके कैसे आंसर एकदम परफेक्ट आ सकते हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश हम कर सकते हैं उस आंसर तक पहुंचने की। हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या है, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इसमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर बसाना चाहिए? भैया जितने भी स्लम्स होते हैं शहर के आसपास, जितने भी शहर के आसपास स्लम्स होते हैं, इनका कहने का मतलब है जितने भी शहर के स्लम्स हैं उन स्लम्स को बेटा शहर से बाहर कर दो। उन स्लम्स को शहर से बाहर कर दो, और जो उन स्लम्स में लोग रह रहे हैं उनको शहर के बाहर भेजो। अब आर्गुमेंट है नो भैया ऐसा मत करो। अब कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्यों कह रहे हैं? सुन लो इनकी क्यों कह रहे हैं। ऑल दीज पीपल विल लॉस देयर होम, सभी पीपल अपना घर खो देंगे, ये तो सही बात है। एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दे शुड नॉट बी रिलोकेटेड। तो ये तो भैया सही कह रहे हैं कि वो अपनी कमाई का जरिया खो देंगे। जो कमाते खाते हैं वहीं आसपास वो खो देंगे, भाई रेडी लगा लेते हैं जहां वो रहते हैं, तो वो अपना घर खो देंगे, अपना कमाई का जरिया खो देंगे, तो इसलिए उनको रिलोकेट मत करो। तो रीजन जो है वो तो बेटा फैक्ट है, मतलब सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई जो रीजन यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो पहला रीजन तो देखो स्ट्रांग है, ठोस है। दूसरा रीजन सुनो, नो, यस का रीजन सुनो, हाँ क्यों गिरानी चाहिए झुग्गी झोंपड़ियां वो भी सुन लो। वो कहना चाह रहे हैं द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड हेंस दीज स्लम्स शुड बी रिमूव्ड। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े शहर होते हैं ना उनको बहुत स्पेस की आवश्यकता होती है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि भाई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो आती है, हॉस्पिटल्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज बनती है ना, पीवीआरस बनते हैं, तो ये सारी चीजें बनती हैं, तब जाके शहर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। और इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो भैया कहना तो इनका भी सही है, ये भी एकदम फैक्ट बात कह रहे हैं, ये भी ट्रूथ है। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही रीजन 100% ट्रू है, मींस स्ट्रांग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ स्ट्रांग। ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ स्ट्रांग। बोथ स्ट्रांग, दोनों ही तर्क ठोस है। बोथ स्ट्रांग, दोनों ही तर्क ठोस है। बोथ स्ट्रांग, दोनों ही तर्क ठोस है। पहला कैसे सही है बेटा? पहला सही इसलिए है जो बात उसने बोली है वो सच है, कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं अगर वहां से हटा दोगे तुम झुग्गी झोंपड़ी से उन लोगों को, है ना, उन लोगों को झुग्गी झोंपड़ी से हटा दोगे तो क्या होगा उससे? वो अपना घर बार खो देंगे, कमाई का जरिया खो देंगे। तो सच ही तो कहा है उन्होंने, झूठ थोड़ी कहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो।
5वां क्वेश्चन छोड़ दिया है, 6ठे क्वेश्चन को करो। 6ठा क्वेश्चन, क्या तेल कंपनियों को क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? Should the oil companies be allowed to fix the price of petroleum products depending on the market condition? देखो मार्केट कंडीशन के हिसाब से पेट्रोल का रेट डिसाइड करने की अनुमति प्राइवेट कंपनीज को देनी चाहिए। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सरकार, है ना। सरकार डिसाइड करती है कि कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। लेकिन ये कह रहे हैं सरकार को छोड़ो और पेट्रोल कंपनीज के हाथ में दे दो, वो डिसाइड कर लेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। तो पहला जो आर्गुमेंट है वो है दिस इज द ओनली वे। ओनली वे को तो बेटा पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, ओनली को तो हमें देखना ही नहीं है उसकी तरफ। दूसरा है दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड विल कॉज लॉट ऑफ हार्डशिप टू द मैस। देखो नहीं, इसमें आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। देखो मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, जैसे जो पेट्रोल और डीजल के रेट होते हैं ना, अगर वो कम और ज्यादा होते हैं ना तो आपको पता है पूरा मार्केट की जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट की हर चीज बेटा ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है। अगर पेट्रोल का रेट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो खाने की वस्तु कोई भी सामान वो महंगा हो जाएगा। अब ये यही कहना चाह रहे हैं कि मान लो पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे तो जो मार्केट है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि कभी ज्यादा कभी कम, तो वो जो रेट है वहां फिर मिसमैच होते रहेंगे, तो लॉट्स ऑफ हार्डशिप, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आएंगी। तो ये बात एकदम सत्य है, 100% ट्रू है, फैक्ट है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। पहले में तो देखो ओनली वर्ड था, उससे लेना देना नहीं है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या शुड कैपिटल पनिशमेंट शुड कैपिटल पनिशमेंट बी abolished altogether in इंडिया? क्या भारत में मृत्यु दंड की सजा, क्या भारत में पूरी तरह से मृत्यु दंड समाप्त कर देना चाहिए? क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? तो कह रहे हैं यस कर दो भैया, कर दो, मृत्यु दंड पूरी तरह से समाप्त कर दो। क्यों कर दो? कंट्रीज बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन हैव abolished कैपिटल पनिशमेंट। मेरे भाई ये कहना चाह रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन की देश है उन्होंने खत्म कर दिया, तुम भी करो। तो इसका मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने वाले रीजन तो हमेशा कमजोर होते हैं। ये तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरा है दिस इज वन वे। बेटा वन वे, यह एक तरीका है। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर वन वे का यूज हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में चला जाता है, स्ट्रॉन्ग ठोस की कैटेगरी में चला जाता है वन वे। तो भैया ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक, ये कंपैरिजन वीक, वन वे स्ट्रॉन्ग, सिंपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, केवल दूसरा तर्क ठोस है। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा है, हल्का फुल्का। देखो 100% तो चैप्टर ये कभी समझ नहीं आ सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Should the persons below the age of 18 years be allowed to join army force? क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? बेटा 18 वर्ष से कम उम्र के लोग सेना में भर्ती होते हैं दौड़ वोड़ के थ्रू, लेकिन ये ऑफिसर रैंक की बात कर रहे हैं, एक अच्छे ओहदे की बात कर रहे हैं। क्या उस ओहदे पे 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, ओहो, एक भाई साहब कह रहे हैं वन वे इज सेम एज ओनली, हाउ कैन बी स्ट्रॉन्ग? एक भाई साहब ने कहा वन वे इज इक्वल टू ओनली वे। वन वे इज इक्वल टू ओनली वे। अरे मेरे भाई जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों सेंटेंसेस में। वन वे का मतलब होता है बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीकों में से ये एक तरीका है।
ओनली वे का मतलब होता है यही एकमात्र तरीका है दुनिया में, यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो बेटा इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। वन वे का मतलब है बहुत सारे तरीकों में से, बहुत सारे सॉल्यूशंस में से ये एक सॉल्यूशन है। ओनली वे का मतलब है यही एकमात्र तरीका है। तो ये तो गलत है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग को यूज करता है वर्ड, नेगेटिव थिंकिंग को। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग, सिंपल सी बात है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तो पहला है नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन हमें रीजन से मतलब है। रीजन क्या है? persons below the age of 18 don't have physical and mental maturity to shoulder such burden। ये कहना चाह रहे हैं जो लोग 18 साल से कम उम्र के होते हैं वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, है ना। जो लोग 18 साल से कम उम्र के होते हैं वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये बात बेटा एकदम सत्य है, ये फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है। तभी तो हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है बेटा। यस, दूसरा है, तो ये तो सत्य है, ये तो स्ट्रांग है। दूसरा है, हाँ बेटा ऐसा कराओ, क्यों? दिस विल हेल्प द कंट्री टू डेवलप सच आर्मी फोर्स विच विल सर्व द कंट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम। बेटा आर्मी में लॉन्गर टाइम सर्विस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आर्मी में लॉन्गर टाइम सर्विस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आर्मी के अंदर लॉन्गर टाइम सर्विस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला ही तर्क ठोस है। ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला ही तर्क ठोस है, केवल पहला ही तर्क ठोस है, केवल पहला ही तर्क ठोस है, ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है मेरे दोस्त, आर्मी में लॉन्गर सर्विस का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। वहां तो बेटा छुट्टी बहुत जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी। वहां तो लोग चाहिए फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग। जैसे ही वो थोड़े से वीक हुए अपने घर जाओ रिटायरमेंट लेके। तो वहां लॉन्ग टाइम सर्विस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट आर्गुमेंट में कंपैरिजन कहाँ है भैया? वो तो ये बता रहे हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं होते। इसमें कंपैरिजन क्या है? ये तो फैक्ट बता रहा है। हाँ? दूसरा देखो, आर्मी में लॉन्ग सर्विस का जहां कोई कंसेप्ट ही नहीं है तो वो इलॉजिकल हो गया ना एक तरीके से। हाँ जी, शुड ऑल द एडवर्टीजमेंट्स रिलीज बाई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टबैको प्रोडक्ट शुड बी बैन। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियां द्वारा प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? जो भी कंपनी तंबाकू का ऐड करती है एडवर्टीजमेंट, क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए? एक भाई साहब कह रहे हैं मत लगाओ रोक, है बेटा तुम्हारी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें तो बस ये देखना है दिस इज द ओनली। ओहो, ओनली को तो भूल ही जाओ, ये तो देखते ही गलत कर दो। ओनली को तो ओनली को तो देखते ही गलत कर दो। नेक्स्ट, नो नो नहीं, ये कह रहे हैं कि रोक मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? दिस कंपनीज स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बेटा बहुत पैसा खर्च कर दिया है, ऐसे कैसे रोक? पैसे की। हाँ जी, अब चल गई वीडियो। ये बता दो, ये वाला क्वेश्चन तो समझ लिया था ना? हमारी नहीं, सबकी वीडियो नहीं चल रही थी, अब तो चलने लगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्लास रुक गई थी। यस, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था इसलिए क्लास स्टॉप हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि दिस इज द ओनली। बेटा यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज हुआ इसीलिए गलत हो गया। और अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो सेकंड 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 आर्गुमेंट क्या है? दीज कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। बेटा बहुत पैसा खर्च किया है एडवर्टीजमेंट पर। अजय देवगन को पैसे दिए थे हमने, है ना, दाने दाने में केसर का दम, उससे एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए। तो हम ऐसे कैसे बंद कर देते तम्बाकू का एडवर्टीजमेंट? तो बेटा पैसा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा खर्च किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जहर बेचोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, नन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, नन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नन इज स्ट्रॉन्ग, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। हाँ जी, फिर से रुक गई यार, अब तो ठीक चल रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक है भाई। अगेन स्टॉप हो गई यार, अब तो सही चल रही है, यहाँ से तो परफेक्ट है एकदम सारी चीजें। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। शुड द रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बी एक्सटेंडेड टू द प्राइवेट सेक्टर। देखो जो वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन है ना, वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन दिया गया है, कमजोर वर्ग को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो निजी क्षेत्रों में भी होना चाहिए। क्या वो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए? है क्या वो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर में भी भैया, हमने वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या वो प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए? इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज के मालिक हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे। अबे मेरे भाई, जो प्राइवेट कंपनीज के मालिक हैं वो इस बात को माने या ना माने उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आदेश देगी तो देगी। तो बेटा ये तो वीक है। दूसरा है यस दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही है भैया, वीकर सेक्शन को इम्प्रूवमेंट मिलेगा, अगर उन्हें रिजर्वेशन दोगे तो वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगी। तो ओनली सेकंड स्ट्रांग, केवल दूसरा तर्क ठोस है, केवल दूसरा तर्क ठोस है, ओनली सेकंड स्ट्रांग। तो चलिए भाई, आप लोग बाकी क्वेश्चंस खुद ही कर लेना, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। ठीक है, हाँ, रुक रही है चल रही है, रुक रही है चल रही है, अब चल रही है अब रुक रही है। तो एक काम करते हैं, फिर आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।